मैंने मोबाइल से मनाल का नंबर मिलाया और बोला, कैसी है मनाल साहिबा? वो चीख कर बोली, मैं हमेशा की तरह प्यारी और हसीन हूँ, अंदर की बात तो अब से छपी नहीं, इसलिए मैं सर से पीर तक कैसी हूँ, आपको अच्छी तरह पता है, स्नाई हमें कैसे याद किया। मैं हंस कर बोला, दोस्तों क्या बात है, कमेंट में कोई नहीं बताता नावल कैसा जा रहा है। सब दोस्त कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ नावल कैसा लग रहा है, और सब दोस्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुक्रिया। और चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। मैंने चाय का ऑर्डर दिया और बड़े नर्म लहजे में इससे इसकी फैमिली का हाल चाल पूछा। वो कुछ देर तो खामोश बैठा रहा, फिर बोला, वही मैं इधर से गुजरा तो सोचा पूछता चलूं और सोनी का भी मालूम कर लूं। मैं बोला, क्या मालूम करना चाहते हैं आप? वो जिंदा है आ मर गई? आइए कि उन दिनों वो किसके इस्तेमाल में है? फिर ये कि मेरा दिल इससे भरा नहीं। इसने नदामत से सर झुका लिया। मैं बोला, फारूकी साहिब, क्या वो आपकी सगी बेटी है? ऐसा कौन सा बाप हो सकता है जो इतनी मासूम बेटी को भेड़ियों के चुंगल में छोड़ दे, महज इस खौफ से कि इसकी और इसकी फैमिली की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ये कहाँ का इंसाफ है कि बाकी बेटियों को बचाने के लिए एक को सर बाजार नंगा कर दिया जाए। अगर इतना ही खौफ था तो सबको जहर देकर जान छड़ा लेते, फिर साबू दादा जैसे मक्कार इंसान के सामने सीना सपर हो जाते और सब मारे जाते, मगर इसे अपनी बेटी के वजूद को छूने भी ना देते। वो कमजोर लहजे में बोला, पप्पू साहिब, मैं बड़ा कमजोर बंदा हूँ, मुआशरे के खौफ में पलने वाला एक आम इंसान, मुझे जिल्लत और बदनामी का खौफ मौत से ज्यादा है। मैं बोला, बहरहाल अब का जो भी मसला हो वो मेरे लिए अहम नहीं है। मैंने सोनी को सहारा दिया है, मगर याद रखें मैं इसका रहनुमा नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसे अपने साथ रखें और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर ले। कोई मसला है तो मुझे बताइए। इस शहर में मुमकिन नहीं तो शहर बदल लीजिए, नई जगह जाइए जहां सोनी पर माजी की परछाई तक ना पड़े, मगर इससे घन आमेज सुलूक ना करे। वो बोला, मैं भी यही चाहता हूं, मगर दिल का चूर है कि मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि अगर ये बात कभी खिल गई तो मेरी बाकी बेटियों का क्या होगा। मैं बोला, सबसे पहले खुद को यकीन दिलाई कि जो हुआ इससे सोनी की मासूमियत पर कोई हर्फ नहीं आया, इसकी इस्मत आज भी महफूज है। ये बात मान कर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। एक काम और भी हो सकता है कि आप इसकी तालीम नए सिरे से शुरू करवाएं, मसरूफ होगी तो दिल बहल जाएगा। वो हिचकिचा कर बोला, एक बात कहना चाहोगा अगर आप मुझे इस काबिल समझीं और इस लायक समझीं? ओ मैं बोला, जी जी फरमाइए, मैं एक आम इंसान हूं, कोई बादशाह हुक्मरान नहीं हो। वो बोला, क्या आप सोनी को अपना सकते हैं? मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुना है। मैं खामोश हो गया तो वो बोला, शायद मैंने अपनी औकात से ज्यादा मांग लिया, मुझे मुआफ कीजिएगा। मैं बोला, नहीं फारूकी साहिब, अपने मेरी औकात जाने बगैर मांग लिया। फारूकी साहिब, सोनी एक निहायत मासूम और साफ दिल की लड़की है, इसके हिस्न और अच्छाई का कोई मुकाबला नहीं। इसके बरक्स में एक ऐसा इंसान हूं जिसके आने वाले पिल का भी पत्ता नहीं। मुझे तो ये नहीं मालूम कि कल का सूरज आज की रात देखना नसीब होगी या नहीं। मेरी औकात एक गोली से ज्यादा नहीं है। जिस दिन कोई गोली ठीक वक्त पर और सही जगह पर लगी, इस दिन में मिट्टी का घेर बन जाऊंगा। अब तक जितनी भी गोलियां चली हैं वो खुशकिस्मती से मुझे छू ना सके। जिस दिन कोई चलाने वाला खुशकिस्मत साबित हो गया, इस दिन में बदकिस्मती से मारा जाऊंगा। मुझ से मुंसलिक हर रिश्ता बजात खुद एक टारगेट है। सोनी और अब की फैमिली मुझसे ताल्लुक जड़ने के बाद ऐसे ऐसे मसाइल का शिकार होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे इनकार को सोनी को मुस्तरद करने के मानों में नहीं लिया होगा। वो बोला, जी मैं समझ गया हूं आपकी बात। मैं बोला, सोनी मेरे घर पर है और आप इसे अपने साथ ले जाए। एक नए शहर में एक नई जिंदगी की इब्तिदा कीजिए और हर मदद के लिए मुझे याद कीजिए। वो उठते हुए बोला, शुक्रिया पप्पू साहिब, मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। मैं बोला, एक बात और फारूकी साहिब, सोनी मेरे घर में मेरे साथ रही है, मगर मैं हल्फ उठा सकता हूं कि मैंने इसे मैली नजर से नहीं देखा। वो तड़प कर बोला, मुझे शर्मिंदा मत करे पप्पू साहिब, मैं ये बात खुद से जान सकता हूं। वो चला गया तो मैं इसकी बात को सोचने लगा। मैंने इससे जो भी कहा था वो सच कहा था। सोनी वाकई ऐसी लड़की थी कि जिसका साथ जिंदगी भर के लिए मेरे लिए खुशकिस्मती होता, मगर मैं शायद इतना खुशकिस्मत नहीं था। मैंने वजाहत को बुलाया और इस्मारा वाली जमीनों के मुआमले के बारे में पूछा। इसने बताया कि इस दिन पिल पर अछू के बकिया बुंदों से भी झड़प हुई, मगर वो पसपा होकर भाग निकले। मैंने कीसों से राब्ता किया, इसने भी नदीम और वाहिले के मुताल्लिक माजूरी जाहिर की। मैंने नदीम का नंबर मिलाया, 2-4 बैल के बाद कॉल अटेंड कर ली गई तो मैं बोला, कैसे मिजाज हैं नदीम साहिब? पप्पू अनवर चौधरी बात कर रहा हूं। वो कुछ सटपटा कर बोला, जी पप्पू साहिब मैं ठीक हूं। मैं बोला, नदीम साहिब, पिछली मुलाकात में एक इंतहाई बात थी, बराए मेहरबानी इस पर गौर कीजिए और मजीद किसी बिगाड़ से गुरेज कीजिए, इसमें मुझसे ज्यादा आपका भला है। शुक्रिया। मैंने कॉल काट दी और रुखसार से कहा कि न्यू लाइन बिल्डर्स में बहराम से बात करवाए। 2 मिनट बाद ही इसने कॉल मेरी तरफ फॉरवर्ड कर दी।
मैंने काल मिलते ही कहा। कैसे हैं बहराम साहिब? वो कदरे परेशान लहजे में बोला। जी मैं ठीक हूं पप्पू साहिब, हुक्म कीजिए। ओ मैं बोला। बहराम साहिब, एक पैगाम था आपके फराज साहिब के लिए कि जिन लोगों से उन्होंने दोस्ती की है वो उनके लिए बड़े मुज़िर सेहत साबित होंगे, क्योंकि उनकी ये दोस्ती मुझसे दुश्मनी पर मशरूत है। मैंने काल रख दी। मैंने रुखसार को कहा कि इस्मारा कुरैशी के पीए से मुलाकात का टाइम ले ले, मैं मिलना चाहता हूं। पीए ने 1 घंटे बाद का टाइम दिया। रुखसार ने काल फॉरवर्ड की कि टीएमओ ऑफिस से है। मैंने काल अटेंड की तो वो बोला, पप्पू साहिब कैसे हैं? कल आप तशरीफ लाए, कोई चाय पानी, कोई खिदमत ही ना कर सके? ओ मैं बोला। बस जो खिदमत मैंने कही थी वो कर दीजिए, मैं इसे चाय पानी ही समझूंगा। वो बोला, पप्पू साहिब इस जगह पर हमने क्रीक डाउन करने के लिए एक कमेटी बनाई है, मगर वहां से शदीद रद्द-ए-अमल का अंदेशा है। मैं बोला, तो पुलिस के पास जाइए, पुलिस की मदद लीजिए, मैं भी एसपी साहिब को कहलवा देता हूं। वो बोला, पप्पू साहिब बात मीडिया तक पहुंच जाएगी और हो सकता है कि कोई कोर्ट से सिट्टे भी ले ले। ओ मैं बोला, इस मुल्क में सबसे बड़ी मुसीबत है कि कोर्ट्स पर मुखातिबी में देने से बाज नहीं करती। अब सिट्टे की परवाह ना करे, मैं हर इंसान को जो सिट्टे जैसी बात करेगा इसे सिट्टे नहीं करने दूंगा। मैंने काल काटी और वजाहत से कहा कि अपने 2-3 लड़कों को वहां भेजो और अगर कोई सिट्टे जैसी बात करे तो इसे बताए कि हम कौन लोग हैं, मगर मारपेट गाली गलोह आ धमकी से गुरेज करे। 10 मिनट बाद मुझे वजाहत ने बताया कि पुलिस और बल्दिया की कार्रवाई के नतीजे में बड़ी हंगामा आराई शुरू हुई है। वहां सब्जी फरोशों ने रोड ब्लॉक कर दी है और एहतजाज कर रहे हैं, मीडिया भी पहुंच गया है। मैं बोला, ठीक है तुम लोग वापस आ जाओ। मैंने मोबाइल से मनाल का नंबर मिलाया और बोला, कैसी है मनाल साहिबा? वो चीख कर बोली, मैं हमेशा की तरह प्यारी और हसीन हूं। अंदर की बात तो अब से छपी नहीं, इसलिए मैं सर से पीर तक कैसी हूं आपको अच्छी तरह पता है। स्नाई हमें कैसे याद किया? मैं हंस कर बोला, इतनी अब की याद आई तो सोचा याद कर लिया जाए। वो बोली, इस जरा नवाजी का शुक्रिया, अब हुक्म कीजिए। हम इतना तो मर्दुम शनासी का इल्म रखते हैं कि जान सके कि अब जैसे बड़े लोगों की एक फ़ोन कॉल कितनी महंगी होती है। मैं बोला, एक ज़मीन है मेरी जहां एक नाजायज़ सब्जी मंडी कायम है। मैंने बल्दिया में दरखास्त की है और एक्शन पर इस जगह मामूली हंगामा आराई के इम्कानात हैं। आप अपने चैनल को गाइड करें और कहीं कि इस मसले को नाजायज़ काबजीन के ज़ुमरे में ले। कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया ये शोर मचाए कि पप्पू गरीबों की रोज़ी रोटी का दुश्मन है। वो बोली, मैं समझ गई, मैं देख लेती हूं कि वहां कौन है इस वक्त। ओ मैं बोला, और कोई शाम हमारे भी नाम कीजिए। वो बोली, जरूर, जब आप हुक्म करे। ओ मैं बोला, तो बस शाम में मिलते हैं। दोपहर का वक्त हो चुका था। मैंने एक रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया और रुखसार को भी अपने साथ शरीक कर लिया। कुछ हल्की फुल्की बातों के दौरान खाना खाया गया। इसके बाद मुझे टीएमओ से दोबारा कॉल आई कि सब्जी फरोश यूनियन के लोग मिलना चाहते हैं। मैंने उनको अगले दिन का वक्त दे दिया और साथ में ये शर्त रखी कि कल सुबह वहां मंडी नहीं लगेगी। मैं इस्मारा की तरफ रवाना हुआ। वजाहत मेरे साथ था। हम इस्मारा के घर पहुंचे। इस्मारा का पीए भी मौजूद था। जीन्स में मलबूस रहने वाली इस्मारा खिले घाले लिबास में मलबूस थी और जिस्म को चादर से खका हुआ था। मैं बोला, मैडम अब के 2 काम तो निमट गए हैं, इस औरत वाला और ज़मीनों पर मुखालिफिन की दखल अंदाजी वाला। मौलवी साहिब का मामला में सुलझा लेता हूं, अब परेशान ना हूं। वो बोली, इसे जल्द अज जल्द ख़त्म कीजिए, हमें डर है कि कहीं वो लोगों को हमारे खिलाफ मजीद ना भड़का दे। ओ मैं बोला, हम इस पर ऐसा वार करेंगे कि इसकी तमाम तकारीर बेअसर हो जाएंगी। इसका पीए बोला, सर पुलिस की तरफ से भी कुछ मामलात हैं, हमारे काफ़ी लोग अंदर हैं। ओ मैं बोला, अब कल थाने जाइए और एसएचओ से कहिए कि अगर किसी ने हमारी ज़मीन पर पी रखा तो इसकी लाश के साथ साथ एक और लाश थाने से भी गिरेगी। ये पप्पू अनवर का बयान है। पीए ने इस बात में सर हिला दिया। मैं बोला, कुछ पैसे वगैरह भी बांध दीजिएगा, थाने से बनाकर रखेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। मैं वहां से उठा तो मुझे जैगम की कॉल आई। वो बोला, पप्पू मिस्टर एक्स और समित इस लड़की का बार बार मुतालिबा कर रहे हैं, तुम वो उनके हवाले कर दो। में बोला, अब लोग समझ नहीं रहे हैं, वो लड़की जब तक मेरे पास है महफूज है, वो लोग इसे जैसा नहीं पाएंगे। वो बोला, जो कभी हो उन्हें वो लड़की हर हाल में चाहिए। ओ मैं बोला, सोच ले, मेरा काम था समझाना, मैं आज शाम को समित तक पहुंचा दूंगा, आगे वो खुद जाने। वो बोला, मैं ये खबर उन तक पहुंचा देता हूं और तुम्हारे खदशात भी। 5 ही मिनट बाद समित की कॉल आई। वो बोला, पप्पू तुम लड़की को हमारे हवाले कर दो, हम इसकी हिफाजत खुद कर सकते हैं। ओ मैं बोला, समित साहिब मैं जानता हूं कि आप लोग क्या हैं और क्या कर सकते हैं, इसलिए समझा रहा हूं कि लड़की को अभी कुछ दिन मेरी पनाह में रहने दे, ऐसा नहीं करेंगे तो खुद फंस जाएंगे। ओ वो बोला, पप्पू हमने पूरा प्लान बना लिया है, तुम बस लड़की को आज डिलीवर कर दो। मैं बोला, ठीक है, मगर अपने से ऊपर वालों को बता दो कि एक बार लड़की तुम लोगों के हाथ आ गई तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, कल को तुम सब मारे आ पकड़े जाओ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं होगा। वो हंस कर बोला,
जानता हूं और ये भी जानता हूं कि तुम लड़की को क्यों नहीं लौटाना चाहते, फिक्र मत करो। इससे भी हसीन लड़की तुम्हें भिजवा दूंगा, मैं बोला। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लड़की कहाँ चाहिए, वो बोला। तुम इसे मेरे घर पर पहुंचा दो, वहां से हम इसे आगे पहुंचा दे गेओ, मैंने कहा। ठीक है, मगर मेरे पैसे मुझे आज ही मिल जाने चाहिए। कल को तुम्हारा कुछ हो गया तो मेरे पैसे भी मारे जाएंगे। मैंने शिराज को कॉल की और बोला, शिराज, लड़की को इंतहाई एहतियात से मेरे खुफिया ठिकाने पर पहुंचाओ और इसके बाद साए की तरह लड़की पर नजर रखो, वो किसी भी सूरत आंखों से ओझल ना होने पाए। इसे जहां डिलीवर किया जाएगा वहां से लेकर जिस मकाम पर वो पहुंचे इस पर पूरा हिसाब मुझे दो, वो बोला। ठीक है, मगर वो अभी भी नीम बेहोश हालत में है। मैं बोला, ये तो अच्छा है, ये हम में से किसी को नहीं जानती। 1 घंटे बाद मुझे शिराज की कॉल आई कि लड़की मेरे ठिकाने पर पहुंचा दी गई है। मैंने अपने ठिकाने पर मौजूद मीरन के बंदे को कहा कि इस लड़की को बुर्का पहनाकर इस कोठी में पहुंचाओ जहां पहले वाली लड़की को पहुंचाया था। 1 घंटे बाद मुझे कॉल आई कि लड़की पहुंच गई है। मैंने समित को कॉल की और इससे पूछा, वो लड़की पहुंच गई? वो बोला, हाँ पहुंच गई, मगर ये तो नशे में है, सख्त दवाओं के नशे में। मैं बोला, जाहिर है इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वरना तो ये मर जाती। अभी भी तुम्हारी जिद पर भेजा है इसे। वो दांत कच्चा कर बोला, इस मादरचूर गर्देजी को तो मैं तरामीम में गाड़ दूंगा। मैं बोला, जो मर्जी करना इसके साथ, मुझे तो पैसे दो। वो बोला, पप्पू, मिस्टर एक्स ने एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो काम नेहा नहीं कर सकी तुम करोगे। एक फाइल है गर्देजी के पास, कैदियों की लोकेशन है, इसमें फाइल नंबर 881 है, तुम वो फाइल लाओगे? मैं बोला, यार मैं गर्देजी से गानड नहीं मरवा सकता। वो बोला, तुम अपने तरीके से काम करो, गानड मरवाने को कौन कह रहा है? तुम गर्देजी से फाइल लो और इसे मौत के घाट उतार दो। मैं बोला, ओके, काम हो जाएगा। मैंने शिराज से राब्ता किया और पूछा, हाँ क्या बना लड़की का, तुम लोग नजर रख रहे हो? वो बोला, हाँ इसके जिस्म में एक ट्रांसमीटर लगा है, वो जहां जाएगी इसकी लोकेशन हम जान लेंगे। मैं बोला, चलो ये तो अच्छा है, अब कल का दिन उन पर भारी गुजरेगा। मैंने वापस पहुंचकर गर्देजी को कॉल की और बोला, गर्देजी साहिब, लड़की अपने मालिकों तक पहुंच गई। वो बेताबी से बोला, कहाँ हैं वो हरामजादे, मुझे बताओ। मैं बोला, अभी नहीं, अभी वो रास्ते में हैं, मकाम पर पहुंच जाए तो बतंगा। अब इसे कैसे हैंडल करते हैं ये अब जाने। रात होने वाली थी, मैं घर की तरफ जा रहा था कि एक चौक पर मुझे अंजुम दिखाई दी। इसे देखे सालों हो चुके थे। पहली की सूखी सड़ी अंजुम काफी जाजिब नजर और भरे भरे वजूद की मालिक हो गई थी। मैंने इसके करीब गाड़ी रोकी तो वो कदरे मतवहश हो गई। लोग भी मुड़ मुड़ कर देखने लगे कि सटाप पर खड़ी लड़की को गाड़ी वाला बिठाने वाला है। मैं उतरा और इसके सामने जा खड़ा हुआ। इसने मुझसे नजरें चराईं। मैं बना कुछ कहे इसके सामने खड़ा रहा तो मजबूरना इसने नजरें उठाकर मुझे देखा और देखते ही इसकी आंखें फैल गईं। वो बोली, जी पप्पू भाई। अब मैं बोला, शुक्र है पहचान तो लिया। वो बेसाख्ता मुझसे लिपट गई, मगर फौरन ही जुदा होकर उधर उधर देखने लगी। शायद वो मेरी ज़ाहिरी हालत से भी मुतासिर हो गई कि ये वही है जो कभी उनके घर रहा करता था। आज इसके अंग अंग से अमारत और इख्तियार की बो आती है। मैं बोला, यहां बस के इंतजार में खड़ी हो? वो बोली, जी पप्पू भाई। मैं बोला, आओ मैं छोड़ देता हूं, इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। वो बड़ी तजब्जुब के साथ मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। मैं रास्ते में अभी का हाल चाल पूछता रहा। मुझे मुतजब्जब अफसोस होने लगा कि एक ही शहर में होने के बावजूद मैं उनसे इतना दूर क्यों रहा। घर पहुंचा तो सभी ने अंजुम से भी ज्यादा ताज्जुब का इजहार किया। सभी इंतहाई मगमूम दिखाई दे रहे थे। मैं बेतकल्लुफी से बात कर रहा था, सब इतना ही तकल्लुफ से मुझे मुखातिब कर रहे थे। मेरा स्टेटस उनको मुझसे ज्यादा करीब होने से मना कर रहा था। चचा काफी बूढ़े लग रहे थे और चची भी कमजोर। चचा के बेटे पढ़ चुके थे और मामूली मुलाजमतों पर ममूर थे। मेरा इरादा खाना खाकर जाने का था, मगर कीसों की कॉल आ गई। एक बार काटने के बाद दोबारा आई तो मुझे उठाना पड़ी। कीसों उजलत में जितना था बोला, साहिब वाहला दिखाई दिया है लाहौर में। मैं बोला, कहाँ? वो बोला, बंद रोड पर है, इसके साथ 4 बंदे और भी हैं। मैं सुनसुना उठा। मैं बंद रोड के पास ही था। मैं सोचने लगा कि वाहिले को घेरने की कोशिश करूं, आतर्क करूं कि अचानक मुझे एक ख्याल आया। मैं वाहिले को मारने के चक्कर में हूं, कहीं साला वो भी इसी चक्कर में तो यहां नहीं आ रहा। मैं जो खुद को शिकारी समझ रहा हूं, दरअसल खुद शिकार होने वाला हूं। मैंने कीसों को काल मलाई और पूछा, वो कहाँ जा रहा है? वो बोला, अंदर की तरफ आ रहा है, अंदरून शहर की तरफ। मैं बोला, कीसों, वो हरामजादा मुझे मारने आ रहा है, मैं इसी तरफ हूं। वो भी चौंक कर बोला, क्या? मैं बोला, मैं इसे शहर से बाहर लेकर जाता हूं, तुम वहीं इसके लिए घात लगाओ। यहां मेरे कुछ अजीज हैं, उनको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मैं तेजी से निकला तो चची बोले, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम खाना तो खाकर ही जाओगे। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और बोला, चची मैं एक इल्तिजा करता हूं, आज मत रोके,
खाना फिर कभी किस्मत में हुआ तो जरूर खाऊंगा, चचा बोले। मगर बेटा हमने तुम्हारे लिए एहतिमाम कर लिया है, मैं बोला। चचा, ये दावत मुझ पर उधार रही, बस आज की इजाजत दे दीजिए, मैं वादा करता हूं कि जिंदगी रही तो जरूर मिलूंगा। मेरे इस अंदाज में ऐसी इल्तिजा थी कि वो दोनों खामोश हो गए। वक्त कलील था, मैं बड़ी उजलत में निकला और गिल्ली में तेजी से गाड़ी रिवर्स करता मैन रोड पर आ गया। मुझे ये तासुर देना था कि मैं उनकी आमद से अनजान हूं और ना वो मेरा पीछा करना मौकूफ कर सकते थे। मुझे ये भी डर था कि कहीं वो चचा के घर का रुख ना कर ले। मेरे दिमाग सोच में लगा था कि ये लोग कब से मेरे पीछे थे। मैं सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचा कि हक़िक़ता ये इस्मारा के घर से मेरे ताक़ुब में होंगे। जिस तरह मेरे बंदे वाहिले को खून रहे थे, वाहिले के लोग मेरी ताक में थे। आज मैं अकेला भी था और उनके पास मौका भी था। मैं दरमियानी रफ्तार से जा रहा था कि मैंने गैर महसूस अंदाज में अर्द गिर्द का जायजा लिया तो मुझे एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार दिखाई दिया। 2-3 चौक से मुसलसल मेरे पीछे ताक़ुब में था। इसका हेलमेट पहना भी मुझे मशकूक कर रहा था। हम ऐसी कौम थे कि हेलमेट चालान के डर से पहनते थे। ऐसे में इतना कानून पसंद शहरी हज़म नहीं हो रहा था। मैंने गाड़ी को फुल स्पीड पर खोला और अपने वो बंदे जो वाहिले के ताक़ुब में थे उनसे क़ीसों के तवस्सुत से पूछा कि उनकी गाड़ी कौन सी है। उनके पास सफ़ेद डबल केबन थी और एक करोला कार थी। वाहला और 2 बंदे डबल केबन में थे और करोला में 2 अफराद उनके पीछे थे। अजीब ताक़ुब था, वो मेरे पीछे थे और मैं उनके आगे। मेरे ताक़ुब में उनके बंदे थे और उनके ताक़ुब में मेरे। अजीब गंद सा मचा हुआ था। मैंने गाड़ी को घुमाकर शौकत खानम रोड पर कर लिया। यहाँ ट्रैफिक काफ़ी कम था। मैंने महसूस कर लिया कि सफ़ेद डबल केबन अब मेरे सर पर पहुंच आई है और किसी भी लम्हे मुझ पर हमला हो सकता है। मैंने सीट के नीचे से SMG निकाली और गोद में रख ली। तमाम दरवाजे उनलॉक किए और शीशे नीचे कर दिए। रिवाल्वर निकाला और अचानक ही गाड़ी को तेज मोड़ पर लाकर हैंड ब्रेक खींचकर फिसलती हुई गाड़ी को सीधा कर दिया। गाड़ी चलते चलते लहरा कर फिसल गई, मगर मैंने फिसलती हुई गाड़ी के शीशे से हाथ बाहर निकालकर करीब आती डबल केबन की विंड स्क्रीन पर निशाना किया। अचानक ही शोर हुआ। पहला निशाना इस जगह लगा जहां शीशे को पीछे ड्राइवर को होना चाहिए था, जबकि लाशूरी तौर पर ड्राइवर के गाड़ी घुमाने से गाड़ी मोड़ने के अमल के बाइस अगले दोनों फायर शीशों में लगे मगर कोई भी कारगर साबित न हुआ। डबल केबन लहरा कर सड़क के किनारे एक दरख्त से जा टकराई। मेरी गाड़ी बेकाबू होकर ग्रीन बेल्ट पर चढ़ गई। करोला मुझसे 50 फुट के फासले पर तिरछी खड़ी हुई और 2 बंदे निकलकर बिला तामुल पोजीशन लेकर बैठ गए। सिर्फ चंद सेकंड के बाद फिजा कलाशिन की तड़बौछार से गूंज उठी। मेरी गाड़ी की किरचियां उड़ने लगे और गोलियां बाड़ी को चीर कर अंदर दाखिल होने लगे। मैं मुखालिफ समत का दरवाज़ा खोलकर कराल करता हुआ ग्रीन बेल्ट के घने फूलों में घुस गया। हमला आवर मुसलसल मुझे निशाने पर रखे हुए थे। मैं कराल करता हुआ घास में घुसा तो उन्होंने एहतियातना पौधों को भी अजद यार मेरे अर्द गिर्द पौधों के भी पर नीचे उड़ गए। जिन मालियों ने ये लगाए होंगे उनकी लाखों गालियां उनकी नसीब में आई होंगी। मैं 20 फुट तक रेंगता हुआ गया और दर्जनों मुझे बस छूती हुई निकल गईं। ये सिलसिला महज 1-1.5 मिनट पर ही मुहित था। अचानक कान फाड़ देने वाला शोर हुआ और मेरी गाड़ी टुकड़ों में बट गई। शायद मेरी मौत को यकीनी बनाने के लिए गाड़ी को एक से ज्यादा हैंड ग्रेनेड से उड़ा दिया गया। मैं गाड़ी से 10 फुट दूर भी होता तो अब तक जिस्म के कुछ आज़ा तो गिर चुके होते। मैंने रफ्तार बरकरार रखी और मुंतजिर रहा कि उनका अगला कदम क्या होगा। वो अब टार्चों को हाथ में थामे आगे बढ़े। डबल केबन वाले अभी भी संभले नहीं थे और गाड़ी के अंदर ही थे। मैंने लेटकर उन्हें SMG से स्कोप से उन दोनों को देखा और सिंगल शॉट पर सीट करके पीछे वाले बंदे को सर में मारी। SMG की बेहतरीन कारकर्दगी सामने आई और 200 फुट से इस बंदे की उड़ा गई। इसका साथी फौरन ही मेरे जिंदा होने और लोकेशन की बाबत जानकर उड़ गया, क्योंकि इस पार्किंग से इसे पता चल गया कि चलाने वाला कहाँ है। मैंने चिल्लाते ही जमीन पर लूट कर वो जगह छोड़ दी, क्योंकि मेरी लोकेशन का अंदाजा होते ही इसने सीधा इस तरफ बौछार शुरू कर दी। जमीन से गिर्द और मिट्टी उड़ने लगे मगर मैं वो जगह छोड़कर 15 फुट दूर तक लूटता हुआ गया। अब जो सीधा हुआ तो लेजर ऑन करके इसका निशाना लगाया। जब लेजर डार्ट ने इसकी छाती को छुआ मैंने बटन दबा दिया। पक अब से लोग अब निकलना शुरू हो गए थे। मैंने सामने देखा तो मुझे 3 लड़के अपनी तरफ आते दिखाई दिए। ये यकीनन मेरे साथी थे। मैंने रेंग कर उनकी तरफ पेश कदमी की। वो करीब आकर बोले, पप्पू भाई अब ठीक हैं? मैं बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। वो तीनों खास लड़ाका नहीं थे क्योंकि उनके रंग उड़े हुए थे। वो शायद महज खबर पहुंचाने वाले थे। मैं बोला, तुम तीनों यहां से फैल कर वक्फे वक्फे से उन पर निशाने करो। याद रहे कि ये तीनों यहां से निकल ना सके। उन्होंने सर हिला दिया। मैंने मिट्टी में रेंग कर दूसरी तरफ का रुख किया। SMG उनमें से एक को थमा दी। 1 मिनट बाद ही तीनों ने वक्फे वक्फे से वाहला और दीगर जख्मी अफराद पर बौछाव शुरू कर दी। वो सब बड़े कमजोर सा दिफा कर रहे थे। मैं रेंगता हुआ मुसलसल एक गोल चक्कर काटकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। मजीद 2 मिनटों में मुझे उनकी आवाजें भी सुनाई देने लगे। एक बोला, जनाब बंदे तो नहीं पहुंच सकते,
दूर हैं छटे हुए सर वाला गंजा यानी वाहला बोला। कोई गिल नहीं, ये नए बंदे हैं ओ तुम उनको देखो। ड्राइवर जो जख्मी था इसकी गर्दन में लगी थी, मगर वो दलेर था और दिलेरी से हथियार थामे हुए था। वाहला सफेद सूट में था और इसके हाथ में कलाशिन थी। दूसरे बंदे के पास सीमी कलाशिन थी। हथियार वाला एक दरख्त से टेक लगाए हुए था, जबकि वाहला झक कर बैठा था। अब प्लान के मुताबिक शाट वाला उठा और ग्राउंड से 50 फुट दूर फेंक दिया। शोर से ज्यादा ये हुआ कि मिट्टी उड़ी और सब कुछ नजर आना बंद हो गया। इस गर्द व गुबार में वाहला तेजी से बढ़ता हुआ एक तरफ भागा। शाट वाले ने अंधाधुंध निशाने किए ताकि कोई नजदीक ना आ सके। वाहला मुझसे 100 कदम के फासले से भागता हुआ एक तरफ गया और अचानक ही छलांग लगाकर एक क्यारी में लेट गया। दूर हमें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। वाहला उठा और तेजी से फिर बढ़ा। मुझे कॉल आई, मैंने कॉल उठाई तो कीसो बोला, साईं कहाँ हैं? मैं बोला, 2-3 लड़के पिछली तरफ की गलियों में भेजो और बाकी सबको गायब हो जाने को कहो। वाहला नहीं है मेरे सामने। वाहला चलता हुआ बाजार की तरफ निकला और मैं अभी दूर ही था कि एक रिक्शा रोककर इसमें बैठ गया। मैं तेजी से भागा और मेरे पहुंचने से पहले ही रिक्शा निकल पड़ा। मैं अफसोस से हाथ मिलने लगा कि एक मोटरसाइकिल पास रुकी। इस पर बैठा बंदा हैरत से बोला, अबे पप्पू तो यहाँ। मैंने मुड़कर देखा तो वो सलीम था, अपना यूनिवर्सिटी का जिगर और दोस्त। मैं इसके पीछे बैठकर बोला, चल जल्दी कर, इस कुत्ते का पीछा कर। वो नासमझी से बोला, अबे इसमें तो कोई बच्ची नहीं है और तेरा ये हुलिया किया हुआ है जैसे मिट्टी में लूट कर आया होश में बोला, जल्दी कर जल्दी कर। हम तेजी से रिक्शे का ताक़ुब करने लगे। रिक्शा 10 मिनट बाद जिना अस्पताल के गेट पर पहुंचा, जहां अगर को पर्ची के लिए रुकना पड़ा। मैंने अचानक ही मोटरसाइकिल से कूदकर पिछली साइड से वाहिले को गिरेबान से पकड़कर उतार लिया। इसने खतरा भांपते ही हथियार निकाल लिया और मेरा निशाना लिया। मैंने इसका हाथ ऊपर कर दिया। लोग पागलों की तरह इधर उधर भागे। गेट पर खड़ा मुसल्ला गॉड नाली उठाकर अंदर की तरफ भागा। वाहिले ने मेरे पेट में घटना मारा। मैं 2 कदम पीछे हिट गया, मगर इसका गिरेबान और कलाई ना छोड़ी। इसने एक और चला दी। ये अस्पताल के गेट से लगी और पास खड़ी गाड़ी की विंड स्क्रीन में खस गई। मैंने अचानक वाहिले को झटका दिया और सख्त गेट इसे टकराया। इसका फटा हुआ सर एक बार फिर गेट से लगा तो इसे चक्कर सा आ गया। वो मुड़ा, मगर इस बार में पूरी ताकत से लात इसके हाथ पर मारी। हथियार उड़ता हुआ दौड़ जा गिरा। मैंने एक लात इसकी छाती पर मारी तो वो जमीन पर उलट गया। मैंने तेजी से रिवाल्वर निकालकर इसके सर से लगा दिया। वो एकदम थम गया। इतने में गॉड अंदर से 2 और गॉड लाकर ले आया। मैंने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग अपनी अपनी जगह पर जाओ, एक डाकू पकड़ा है। मेरे कहे बगैर ही तासुर ये लिया गया कि मैं पुलिस वाला हूं। खुशकिस्मती से पुलिस से पहले मेरे साथियों की कार पहुंच गई। वाहिले को इसमें डाला और हम तेजी से वहां से निकल आए। हम मीरन साहिब के एक ठिकाने पर गए। मेरे कहे बना ही गाड़ी की चोरी की FIR किटवा दी गई थी। 2 हफ्तों में 2 गाड़ियों का यूं नुकसान हुआ था। वैसे ये गाड़ी मेरे नाम पर भी अभी मुंतकिल नहीं हुई थी। कीसों ने इस शोरूम वाले को कहकर FIR दर्ज कराई थी कि 2 दिन पहले शोरूम के बाहर से गाड़ी चोरी हो गई थी। वाहला सेमाया हुआ बैठा था। मौत सामने थी, मगर इसके चेहरे पर खौफ नहीं मलेश था। मैं मुस्कुरा कर बोला, क्यों वाहिले, क्या लगा तुझे? पप्पू इतना तरनवाला है कि कोई भी निगल सकता है। वो बोला, तो बातें कर सकता है क्योंकि मैं फंस चुका हूं, अकेला हूं और निहत्ता भी। मैं बोला, ये दिलेरी की दहाई मुझे मत दे। मुझ पर तो ने जब भी वार किया मैं भी अकेला था और एक बार निहत्ता भी, मगर देख तुझे जिंदा उठा लिया बना किसी की मदद की। इस बात का तो क्रेडिट दे यार। वो बोला, अब वक्त क्यों जाय कर रहा है, मार दे मुझे, वही सुलूक कर जो मैं तेरे साथ करता हूं। मैं बोला, तो डाकू है? मैं डाकू नहीं हूं। वो बोला, कहने से क्या होता है, मैंने तुझे मारने का काम पैसों के लिए लिया, तेरा धंधा भी यही है। मैं बोला, हाँ, मगर मैं किसी मजबूर और कमजोर को नहीं लूटता। वो बोला, यानी तो खुद को रॉबिन हुड समझता है, मान लिया कि तो होगा। मैं बोला, कितने पैसे मिले थे तुझे? वो बोला, 25 लाख हो। मैं बोला, बस इतने में पप्पू का सौदा करके तूने बड़ा घाटे का सौदा किया। खैर, मैं तेरी जान बख्श सकता हूं। वो बुरी तरह चौंका और बोला, किया? मैं बोला, हाँ, मैं तेरी जान बख्श सकता हूं। अभी तूने ही कहा कि ये काम पैसों के लिए किया, यानी तेरी मेरी जाती दुश्मनी नहीं है। तूने हमला किया, नतीजे में तेरे बंदे मारे गए, हिसाब बराबर। अब तेरी जान का सौदा तय हो सकता है, यानी जिंदगी के बदले जिंदगी। तो अपनी जान के बदले नदीम को मारेगा? बोल, मंजूर है? वो शक्की लहजे में बोला, अगर मैं नदीम को मार दूं तो मुझे जिंदा छोड़ देगा? मैं बोला, हैक 100%। वो बोला, तुझे ये खौफ नहीं कि कल को मैं दोबारा हमला कर सकता हूं, आज़ाद होने के बाद अपनी बात से फिर सकता हूं? मैं बोला, बिल्कुल नहीं। एक तो इस धंधे में जुबान की पासदारी बाकी है, दूसरा अगर तो मकर भी गया तो इस काबिल नहीं है कि मुझ पर हावी हो सके। वो बोला, इस बात की क्या गारंटी है कि नदीम को खत्म करने के बाद तो मुझे जिंदा जाने देगा? मैं बोला, पप्पू की जुबान की गारंटी जुर्म की दुनिया में किसी से पूछ लेना।
बल्कि तुझे जिंदा इसीलिए छोड़ूंगा कि तो लोगों को बता सके कि मुझसे उलझना कितना नुकसानदेह है। वो कुछ लम्हे सोचने के बाद बोला, मुझे मंजूर है। मैंने आवाज लगाई तो एक बंदा आ गया। मैं बोला, इसे मरहम पट्टी के बाद शहर के पास छोड़ आओ। वो बोला, साईं, मरहम पट्टी जरूरी है क्या? ऐसे ही ना मार दे। ओ मुझे हंसी आ गई। मैं बोला, ओ भाई, छोड़ आओ का मतलब है जिंदा छोड़ आओ। वो हैरत से बोला, सच साईं? मैं बोला, हाँ सच सच। वो चला गया तो मैं वाहिले से बोला, एक बात और, तेरा मेरा हिसाब यहाँ खत्म। आज के बाद मेरे इलाके में दिखाई दिया कोई भी कार्रवाई की तो अगली बार ऐसी कोई रियायत नहीं मिलेगी। मैं बाहर निकला तो कीसो मौजूद था। वो बोला, साहिब, पुलिस का एसपी सुहेल आपके घर की तरफ आ रहा है। मैं बोला, तुम लोग एक काम करो, मेरे लिए कपड़े लाओ, अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज उड़ा दो और इस वारदात से मेरे तमाम लिंक खत्म करो। वो बोला, साहिब, बाकी तो सब खत्म हो गए मगर 2 लोग वाहिले के आदमी के तौर पर पहचाने जाएंगे तो मसला होगा। मैं बोला, इसका भी हल है कि मैं किसी वाहिले को नहीं जानता। शेख बिलाल ने एक कल्टस कार का इंतजाम किया हुआ था जो वजाहत के पास होती थी, वो वही लेकर आ गया। मैं वापस आ रहा था कि मुझे सलीम की कॉल आई। वो कपकपाती हुई आवाज में बोला, पप्पू, ये सब किया है यार? तो कुन मामलों में उलझ गया। मैं बोला, छोड़ ना यार, फिर कभी बात करेंगे, परेशान ना हो, ये मेरा रोज का काम है। मैं घर पहुंचा तो एसपी की गाड़ी मौजूद थी। मैं उतरा तो वो सामने आकर बोला, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं इसे घौर कर बोला, वारंट लाए हो? वो बोला, मुझे किसी वारंट की जरूरत नहीं हो। मैं बोला, बना वारंट मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो बोला, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे सख्ती से पेश आऊं। मैं बोला, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे सख्ती से पेश आ सकते हो? तुम और तुम्हारे ये इनकार का पुलिस वाले कहाँ गुम हो जाएंगे, कोई ढूंढ नहीं पाएगा। मेरे पास अब इस वक्त आना जब सबूत हो। मैं घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मुझे एसपी के किसी धौंस में आने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि कानूनी तौर पर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है।